हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत आसियान मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग में अहम। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में रार, एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं हार का ठीकरा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हार पर किया मंथन। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की भूख हड़ताल छठे दिन भी जारी। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आरोप, प्रशासन ने दिया केवल आश्वासन। ये थे इस समय की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे देश के मशहूर उद्योगपति रहे रतन टाटा की, जिन्होंने कल दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दिग्गज उद्योगपति रतन नवल टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। उन्होंने 86 साल की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा गया है। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। 2008 में रतन टाटा को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। रतन टाटा ने बुधवार को देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के दिग्गज उद्योगपति और टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कहा कि रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान ऐसे वक्त में संभाली जब टाटा समूह के अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि रतन टाटा लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले और नेतृत्व करने वाले लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा है, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी है, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। और दिग्गज उद्योगपति ग्रुप अब्रॉड इन अ वे, आई मीन today if there's a sort of a global there's a global recognition of Indian industry. I think Ratan Tata deserves that credit.
वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी ने मुंबई में रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुंबई में जहां पर दिवंगत रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को रखा गया है, वहां पर लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अब उनके अंतिम संस्कार की भी तैयारियां चल रही हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में सभी क्षेत्रों के लोग उनको एक एक कर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उनको अंतिम श्रद्धांजलि अपनी श्रद्धा के रूप में उनके प्रति जो श्रद्धा है लोगों की, वो अर्पित कर रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा से जुड़ी कुछ खबरें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। DD न्यूज़ पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस की यात्रा के पहले दिन 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस वर्ष भारत एक्ट ईस्ट नीति का दशक मना रहा है और जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं कि रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, साथ में जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तमाम लोग जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। और सुशील शिंदे जो कि माफ़ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, ये सभी नेता रतन टाटा के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि रतन टाटा जी का कल देहांत हो गया था। कल उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। ये आप सीधी तस्वीरें इस समय अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल रतन टाटा जी ने अंतिम सांस ली थी, तो सभी क्षेत्रों से जुड़े लोग भारी संख्या में उनके अंतिम दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और उसी क्रम में आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तस्वीरों में इस समय नज़र आ रहे हैं। वो भी पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। और सभी क्षेत्रों के जो कई गणमान्य व्यक्ति, कई आम लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से रतन टाटा का टाटा समूह के लिए और देश के लिए एक योगदान रहा है, वो योगदान सभी के मन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सभी उस स्थल पर पहुंच रहे हैं।
तो रतन टाटा एक ऐसी हस्ती, देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं रतन टाटा। और जिस तरह से उनका पूरा का पूरा एक जीवन रहा है, वो जीवन भी अपने आप में प्रेरणादायक है। उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कई ऐसी कहानियां हैं जिससे लोग बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। और जो लोगों का उनके प्रति स्नेह, उनके प्रति प्यार, उनके प्रति लगाव, देखिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी उम्र दराज लोग भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सभी क्षेत्रों से जुड़े लोग, गणमान्य हस्तियां। और रतन टाटा ने जिस तरह से टाटा समूह को नेतृत्व दिया, एक अलग कार्य संस्कृति उद्योग जगत में, उसके लिए टाटा समूह को जाना जाता है। और टाटा समूह की ऐसी कार्य संस्कृति में बेशक रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है, लंबे समय का योगदान है रतन टाटा जी का। अब वो नहीं रहे हैं, लेकिन उनको याद सभी लोग उसी रूप में कर रहे हैं, एक नेता के रूप में, एक औद्योगिक नेता के रूप में, जिसने टाटा समूह को वो नेतृत्व दी जो मिसाल बन गई। और रतन टाटा को कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसके इनोवेशन के लिए भी जाना जाता है। जिस तरह टाटा समूह ने उनके नेतृत्व में ज़िंदगी के लगभग हर क्षेत्र में उत्पाद बनाए, मैन्युफैक्चरिंग की, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी टाटा समूह का विस्तार किया। तो उन सभी चीज़ों को लेकर उनको लंबे समय तक याद रखा जाएगा। आज याद किया जा रहा है, लोग पूरी भावना के साथ उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। श्यामा मिश्रा हमारी संवाददाता और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्यामा, इस समय जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्या उनके अंतिम संस्कार की अब तैयारी चल रही है, क्योंकि 4 बजे तक के लिए पार्थिव शरीर रखा गया था अंतिम दर्शन के लिए। श्यामा जी, यहाँ पर जहाँ पर एनसीपीए में पार्थिव शरीर को उनके रखा गया था दर्शन के लिए, वो समय हो गया है और पूरा हो चुका है। और यहाँ पर हमने देखा कि विभिन्न जो गणमान्य लोग हैं वो आए हुए थे और उनके साथ ही यहाँ पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो भी आए हुए थे, और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो भी यहाँ पर आए हुए थे। जो पार्थिव शरीर है अब उसे ले जाया गया है, वो ऑन द वे है पार्थिव क्रेमेटोरियम जो वर्ली में है, और कुछ ही समय में वो क्रेमेटोरियम पहुंच जाएगा। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रेयर हॉल है, और बताया ये जा रहा है कि लगभग 45 मिनट का समय है जहाँ प्रेयर्स, उनकी रिचुअल्स पारसी कम्युनिटी के समुदाय के अनुसार होंगे, और उसके बाद में क्रेमेटोरियम जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई जो है वो दी जाएगी, और स्टेट ऑनर्स के साथ में ये अंतिम विदाई होगी। आपने यहाँ पर भी जो आपको अगर विजुअल्स आपने देखे होंगे जहाँ उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया था, वहाँ पर भी तिरंगे के साथ में पार्थिव शरीर को रखा गया था, यानी कि एक तरीके से ये सम्मान जताने का तरीका है। और हम जानते हैं क्योंकि रतन टाटा पद्म विभूषण से सम्मानित थे, इसीलिए आज उन्हें स्टेट ऑनर्स भी दिया जा रहा है अंतिम विदाई में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज महाराष्ट्र में शोक मनाया जा रहा है, पूरे एक दिन का शोक की घोषणा की गई थी। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में आज कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें ये तय किया गया, ये प्रपोजल किया गया कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार को रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित करे,
इसका एक उन्होंने प्रपोजल ऐसा कहा है कि वो बनाएंगे और वो उन्हें भेजेंगे, केंद्र सरकार को वो भेजेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक कंट्रीब्यूशन रही है रतन टाटा जी की। और साथ ही अगर हम बात करें कि जो गणमान्य आए थे यहाँ पर, सभी लोग सभी वर्ग से आए हुए थे, और साथ ही उनके ऑफिस की भी अगर हम बात कर लें, क्योंकि टाटा समूह काफी बड़ा समूह है और उसमें से विभिन्न जो ऑफिसेस हैं आसपास की बात कर लीजिए या दूर दराज की भी बात कर लीजिए, उसमें से भी कई सारे जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो उन्होंने आकर अपनी एक आखिरी श्रद्धांजलि रतन टाटा को दी है। इसमें काफी दिलचस्प बात आपने अगर आपको विजुअल्स मिले होंगे तो ये भी था कि गोवा नाम का उनका एक पालतू कुत्ता है, डॉग है, जो उन्हें गोवा में मिला था और 11 साल पहले की बात है। वो भी यहाँ आया था, उसने भी नमन किया, श्रद्धांजलि दी रतन टाटा को। और हम सभी जानते हैं, हम सभी वाकिफ हैं रतन टाटा के इस प्रेम को लेके जो वो पशु से करते हैं। उन्होंने डॉग हॉस्पिटल या स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल कैट के लिए जो व्यवस्था है वो सब में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। और हम सभी जानते हैं कि के नाम से वो ज्यादा जाने जाते थे जब वो चेयरमैन पद से रिटायर कर गए। उसके बाद उन्हें काफी अपना समय और साथ ही काफी पूंजी जो है वो समाज को दिया, समाज में लगाया, ताकि समाज एक बेहतर जगह बन सके। और आज अगर हम देखें तो जिनको भी रतन टाटा जी ने एक तरीके से उनके कार्य की वजह से या कोई भी तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली छूता है, वो अब एक गम के माहौल में डूबे हुए हैं। और इसी तरीके से महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो महाराष्ट्र शोक मना रहा है पूरे एक दिन का। आपने देखा होगा, अगर शोक में जो स्टेट मॉर्निंग होते हैं या इवन जो नेशनल मॉर्निंग होते हैं, उसमें ट्राई कलर हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज होते हैं उसे वो बिल्डिंग्स पे, जिन बिल्डिंग्स पे भी फ्लटर करते हैं, उसे हाफ मास्ट पे फहराया जाता है। और साथ ही जितने भी एंटरटेनमेंट के रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे वो सब प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिया गया। और साथ ही कई सारे ऐसे जो एंगेजमेंट्स रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए या अन्य मंत्रियों के जो राज्य सरकार के हैं उनकी बात कर लीजिए, तो वो सारे भी रद्द कर दिए गए हैं। इनॉग्रेशन या जो प्रकल्प हैं दूसरे, उनको भी रद्द कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आज महाराष्ट्र का आप देखें तो दुख भरा माहौल है। और कुछ ही समय में पार्थिव शरीर वर्ली क्रिमेटोरियम में पहुंच जाएगा, जहां पर भी ये बताया जा रहा है कि अमित शाह पहुंचे हुए हैं और अमित शाह वहां पे मौजूद हैं, वो रिसीव भी करेंगे। और इसी के साथ में 45 मिनट लगभग जो प्रेयर्स हैं वो होंगी। और उसके बाद में अग्नि, क्योंकि अग्नि को ये सर्वोपरि मानते हैं, फायर टेम्पल होता है इनका और अग्नि को भगवान समान मानते हैं, तो अग्नि के तरफ अग्नि को सौंप दिया जाएगा रतन टाटा का पार्थिव शरीर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। तिरंगे में उनके पार्थिव शरीर को लपेटा गया, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार किया जा रहा है। ये जो अभी हम देख रहे हैं श्यामा, क्या ये उनकी अंतिम यात्रा के लिए ये वाहन निकाला गया है जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं? और ये जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है वो इस जगह से लगभग कितनी दूरी पर है? और अंतिम संस्कार के समय के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये बताया जा रहा था कि लगभग 4 बजे का समय था जब बताया गया था कि पार्थिव शरीर को यहाँ से जो एनसीपीए में उन्हें रखा गया था एक समय तक में। उसके बाद कोस्टल रोड के थ्रू उन्हें वर्ली क्रिमेटोरियम ले जाया जाएगा। ये डिस्टेंस अगर हम बात करें साउथ मुंबई से लेके वर्ली तक का जो इलाका है वो काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि अगर हम बात करें ऐसे समय में जब उनके पार्थिव शरीर को उनकी जो हियर्स है या जो वैन है वो निकली है, तो उनके साथ साथ में कई सारी अन्य गाड़ियां चल रही हैं, कई सारे लोग हैं जो साथ में चलना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक हुआ है। लेकिन हम अगर बात करें तो कोस्टल रोड के तरफ से कोस्टल रोड के थ्रू पार्थिव शरीर का जो जर्नी है वो ले जाया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि जो जर्नी होगी वो कम समय में होगी, क्योंकि कोस्टल रोड एक नया यहाँ पे प्रोजेक्ट है जिसे अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया और ये काफी समय भी बचाता है। और इसी वजह से इस रोड को चुना गया ताकि आम ट्रैफिक जो है उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। तो जो नॉन कोस्टल वाला एरिया है, नॉन कोस्टल रोड वाला एरिया है,
वहाँ तो ट्रैफिक का उन्हें सामना करना ही पड़ा होगा। लेकिन ये गति ये जो दूरी है, हम कह सकते हैं लगभग आधे घंटे में तय हो जानी चाहिए। और उसके बाद में वहाँ पर जहाँ पर वर्ली क्रिमेटोरियम है, हम सभी जानते हैं कि पार्टी समुदाय जो है वो अपना लास्ट राइट्स है वो टार ऑफ साइलेंस के थ्रू करता है। लेकिन कुछ साल से अगर हम देखें तो ये इसमें काफी बदलाव लाया गया है और पार्टीज के भी तरफ से जो प्रोग्रेसिव पार्टीज हैं उन्होंने बदलाव लाया है। और ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि 2015 में वर्ली क्रिमेटोरियम बनाई गई थी और यहाँ पर उसके बाद से पारसी समुदाय के लोगों का अंतिम क्रिया जो है यहाँ पर करना शुरू किया उन्होंने। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 45 मिनट का समय आप यहाँ से जब निकले हैं तो लगभग 4 बजे तक में 4:15 निकले हैं। उसके बाद में पहुँचने आधा घंटा, उसके बाद जो प्रेयर्स होंगे वो लगभग पौना घंटा, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 6-6:30 के तक में ये सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर दी जाएगी। और कई सारे जो उनके परिवार के भी जन हैं वो वहाँ पर एनसीपी में भी मौजूद थे और वो वहाँ पर वर्ली क्रिमेटोरियम में भी मौजूद होंगे, क्योंकि ये समुदाय का प्रेयर है। जो रिचुअल्स होंगे पूरी एक रिस्पेक्ट के साथ में की जाएगी। तो इसमें सभी जन मौजूद होंगे, जो उनके क्लोज निट हैं, फैमिलीज हैं या फ्रेंड्स हैं, वो सब वहाँ पर मौजूद होंगे। और हम जानते हैं क्योंकि पार्टीज काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि सिर्फ पार्टीज को ही अंदर आना अलाउड होता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि फैमिलीज और फ्रेंड्स जो पार्टी समुदाय से होंगे वही वहाँ पे मौजूद होंगे। लौटता हूँ आपके पास श्यामा। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार भी जुड़ गए मुंबई से। शिशिर, इस समय क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी है, और ख़ास तौर पर अंतिम यात्रा के बारे में और अंतिम संस्कार के बारे में, दिवंगत रतन टाटा जी के बारे में? लगता है फिलहाल शिशिर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसा कि श्यामा बता रही थी कि ये अंतिम यात्रा रतन जी टाटा की निकालने की तैयारी चल रही है और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा, जो कि हम जानते हैं कि एक बड़ी हस्ती, मशहूर हस्ती थे, और उनका जो योगदान है वो योगदान ना सिर्फ टाटा समूह के लिए बल्कि उनके योगदान को तो पूरे देश के लिए माना जाएगा, भारत के लिए जो उन्होंने योगदान दिया। और जैसा कि हम बता रहे थे कि उनके इन्हीं योगदान को स्वीकार करते हुए भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, उससे उनको सम्मानित किया गया था। तो उनका ब्रीच कैंडी अस्पताल में कल निधन हुआ था। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली थी रतन टाटा ने, और आज उनका अंतिम संस्कार, और जैसा कि हमारी संवाददाता श्यामा बता भी रही थी कि महाराष्ट्र में आज बिल्कुल एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है और उनका जो अंतिम संस्कार है वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि तिरंगा जो है उसके साथ उनको सम्मान दिया जा रहा है। साथ में जो शासकीय सम्मान है उसकी भी आप तस्वीरें देख रहे होंगे अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। एक बार फिर से शिशिर सेलार के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता मुंबई में हैं। शिशिर, क्या जानकारी है रतन टाटा जी के अंतिम यात्रा के बारे में, उनके अंतिम संस्कार के बारे में आपके पास क्या अपडेट है? जो है इस वक्त मुंबई के वर्ली क्रिमेटोरियम में लाया गया है। यहाँ पर बेहद ही कम लोगों को अनुमति दी गई है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं। में जब वो उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, उनकी अंतिम यात्रा इस समय निकाली जा रही है, तो वहाँ पर आपको अलग अलग क्षेत्रों के, जो रतन टाटा जी खुद ही कहते थे कि सभी मेरे परिवार हैं, तो आपको अलग अलग क्षेत्रों के लोग वहाँ पर दिखाई पड़े उनके अंतिम दर्शन के लिए? बिल्कुल, देखिए हालांकि सुबह से बड़ी तादाद में लोग जो है मुंबई के, दक्षिण मुंबई के एनसीपी जो ऑडिटोरियम है
वहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था अंतिम दर्शन के लिए, जहां पे हमने देखा कि लोगों से सुबह से जो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए थे। हम टाटा कंपनीज के एम्प्लॉयज की बात करें तो बड़ी तादाद में उनके एम्प्लॉयज भी थे, लेकिन साथ ही साथ जो आम जनमानस है वो भी सुबह से जो है एनसीपीए में कतार लगा के खड़ा था और अपने अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा के लिए वो वहां पर खड़े थे। और इसलिए मैं देखा कि सुबह से तकरीबन 10 बजे से लेकर अब तक शाम के 3:30 बजे तक जो है लगातार लोगों का एक बड़ा हुजूम जो है एनसीपीए में हमने देखा। आपने बात की अलग अलग इंडस्ट्रीज की, हालांकि रतन टाटा एक ऐसा नाम है, एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ किसी एक क्षेत्र से हम उन्हें बांध नहीं पाएंगे। हालांकि बिजनेस के क्षेत्र में उनका काम काफी ऊंचा है, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या फिर राजनीति हो, हर क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं वो उनको जानते थे, भलीभांति जानते थे। उनका संपर्क जो है रतन टाटा के साथ आया था, तो हम समझ सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग जो है यहाँ पर आए थे। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि एक शख्सियत ऐसे थे कि जिस प्रकार से वो काम करते थे, अलग अलग क्षेत्रों में उनका काम काफी सराहनीय है। खास तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने इंडस्ट्रीज को अपनी आगे बढ़ाया, लेकिन इन सबके बीच में अगर एक सूत्र था तो वो तब प्रिंसिपल थे। उनके प्रिंसिपल्स काफी हाई थे जब वो कोई भी काम करते थे, और इसीलिए उनकी वजह से, उस नाम की वजह से हालांकि उनको जाना जाता है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भारत में एक बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है, पुरानी इंडस्ट्री मानी जाती है स्वतंत्रता पूर्व काल से। हालांकि इस इंडस्ट्री ने जो है, इस ग्रुप ने जो अपना नाम भारत में बनाया, विदेश में बनाया है। तो ऐसे बड़े नाम की लेगेसी को जो है रतन टाटा ने इतने सालों से आगे रखा और नई ऊंचाइयों पर उनको पहुंचाया। और इसीलिए चाहे फिर हम बात करें नमक से लेकर एयरलाइंस तक, हर बिजनेस में टाटा ने जो है अपनी अमिट छाप छोड़ी है। और साथ ही साथ सिर्फ छाप नहीं छोड़ी, बल्कि उसको नई ऊंचाई पर ले जाने का काम रतन टाटा ने किया है। मसलन अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जिस प्रकार से स्टील इंडस्ट्री में भारत का ज्यादा दबदबा नहीं हुआ करता था, लेकिन टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी है, पहली कंपनी है शायद इसे हम कह सकते हैं, जो भारतीय कंपनी है जिसने इंटरनेशनल मार्केट में जो है अपना नाम बढ़ा किया, और लेकिन साथ ही साथ एक ब्रिटिश कंपनी को भी एक्वायर किया, कोरस कंपनी को। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात हो सकती है ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, टाटा मोटर्स एक बड़ा नाम है भारतीय मोटर इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो रतन टाटा ने जो है, एक वक्त ऐसा भी आया था कि टाटा मोटर्स को बेचने का भी जो है प्रस्ताव रतन टाटा के सामने था कंपनी के जरिए, लेकिन हालांकि उस पर भी उन्होंने काम किया, और आज रतन टाटा ने इंटरनेशनल कंपनीज को भी एक्वायर किया है और कई बड़े ब्रांड टाटा मोटर्स के अंतर्गत उन्होंने शामिल की है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बिजनेस माइंड किस प्रकार से उनका चलता है। और जो कंपनी जो हालांकि एक वक्त पर ऐसा ये दौर था कि उनको बेचने की नौबत आ गई थी, रतन टाटा ने अपने एक्सपर्टीज के जरिए जो है उनको जो है बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाया। ये तो उनकी एक क्या है कि पहलू है उनका, एक जो कि बिजनेसमैन थे। लेकिन साथ ही साथ दूसरा प्रमुख पहलू अगर देखा जाए तो वो किस प्रकार से बाकी सोशल एक्टिविटीज में भी जुड़े थे। खास तौर पर हालांकि उनका पिछले कुछ दिनों से अगर लगाव देखें, खास तौर पर युवाओं के साथ उनका संवाद, और इसीलिए आमतौर पर पिछले कुछ दिनों में हम देखे थे कि चाहे वो स्टार्टअप की बात करते हैं तो किस प्रकार से रतन टाटा जो युवाओं थे, जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे थे, उनके साथ किस प्रकार से जुड़े थे और नई अपॉर्चुनिटीज खोज रहे थे। तो हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार से इसके बिजनेस बड़ा करना उनका एक आइडिया नहीं था, लेकिन उस बिजनेस को बड़ा करने के बाद समाज को उसका किस प्रकार से फायदा हो, इस पर जो है उनका काफी ध्यान होता था। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि टाटा ट्रस्ट के जरिए, टाटा फाउंडेशन के जरिए जो अलग काम उन्होंने किए, खासतौर पर हेल्थ केयर सेक्टर में। कैंसर इंस्टीट्यूट सबसे पुराना अगर हम भारत में कहें तो टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि मुंबई में स्थित है, वो जाना जाता है कैंसर के इलाज के लिए, और जिसमें हजारों लाखों लोग जो है पूरे भारत से यहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हालांकि इस पर भी हमने देखा कि किस प्रकार से जब और एक कैंसर इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में खोलने की बात आई, जब उसको नागपुर में खोला गया तो रतन टाटा का उसमें अहम योगदान था। और ये स्वयं तत्कालीन जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस ने बात कही थी, किस प्रकार से रतन टाटा ने उनको जो है योगदान किया इस पूरी प्रक्रिया में। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में भले ही रतन टाटा की एक बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन माने जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है वो काम काफी सराहनीय था, और इसीलिए एक मिसाल उन्होंने बनाई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात टाटा की ये थी कि जिस कंपनी में, जिस क्षेत्र में टाटा इस वक्त कार्यरत था, उसको तो ऊंचाई पर पहुंचा, लेकिन एक प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि हमें सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट जो है मार्केट में डिलीवर करने हैं। और उसके मद्देनजर हम देखा कि जिस प्रकार से टाटा अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करता है, उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बरकरार रखा है। हालांकि इस बारे में रतन टाटा काफी मुखर भी रहे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर ब्रांड
इंटरनेशनल बनाना है, तो ऐसे में सर्विस भी कम देनी पड़ेगी और साथ ही साथ जिस प्रकार से क्वालिटी है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें। और यही बात हम अलग अलग प्रोडक्ट जो टाटा की यूज करते हैं, तरीके से यूज करते हैं, उसमें हम देख पाते हैं। तो ऐसे में लीडरशिप अगर सामने इस प्रकार से कोई प्रिंसिपल लेके चल रहा हो जिसके काफी स्टैंडर्ड हाई हो, तो ऐसे में बिजनेस करना और साथ ही साथ उस बिजनेस को लोगों का विश्वास होना, ये जाहिर सी बात एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल शिशिर, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं कि कल उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। लेकिन ज़रा हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए, वो थोड़े पिछले दिनों से अस्वस्थ तो दिख रहे थे, थोड़े बीमार से दिखते थे। आखिरकार उनके नहीं रहने का जो कारण है वो क्या बना? क्या बीमारी की वजह से वो नहीं रहे, या क्या उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था लंबे समय से? क्या हालांकि सोमवार को जब एक खबर आई तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक पत्र जारी किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ खबरें मेरे सेहत के बारे में जो सर्कुलेट हो रही है वो गलत है, क्योंकि उम्र के कारण, हालांकि कुछ बीमारी के कारण वो रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए थे। इस प्रकार का वो पत्र था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से लोग मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं, मैं अभिभूत हूँ उससे, लेकिन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त ठीक हूँ और किसी अफवाह पर ध्यान ना रखें। ये उनके आखिरी पत्र था, एक ओपन लेटर जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट से जारी किया था। तो हम समझ सकते हैं कि हालांकि उन पर अगर देखा जाए एज इश्यूज होने के कारण, जबकि जो बाकी ट्रीटमेंट पर चल रहा था उसी के अनुरूप जो है उन पर वो हॉस्पिटल में दायर भी किए गए थे, उन पर इलाज भी चल रहा था। हालांकि कल रात को जब ये खबर आई तो हमने देखा कि टाटा ग्रुप ने भी सोशल मीडिया के जरिए ये बात जानकारी दी कि रतन टाटा हमारे साथ नहीं है, क्योंकि एज इश्यूज होने के कारण जो है काफी व्याधि होने के कारण जो है उनका मृत्यु हो चुका है। तो ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से सभी तबके के जो लोग हैं, खास तौर पर जैसे हमने पहले कहा कि अलग अलग सेक्टर्स की, राजनीति हो, एंटरटेनमेंट सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो, इसके जो दिग्गज लोग थे, जो लोग इससे जुड़े हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और तब से लेकर अब तक हम देख पा रहे हैं कि पूरी रात भर उनके लिए श्रद्धांजलि का तांता लगा है यहाँ पर, और लोग खास तौर पर उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि टाटा ग्रुप में जो लोग काम करते हैं, हालांकि वो तो जानते हैं किस प्रकार से एक कंपनी चलती है, लेकिन खास तौर पर उनका लगाव था रतन टाटा से। लेकिन उसी तरह से आम लोगों का लगाव भी रतन टाटा से इसलिए था क्योंकि जिस प्रकार से इंस्टीट्यूट उन्होंने खड़े किया और जिस प्रकार से उसका फायदा भी लोगों को मिला है, ये भी लोग जानते हैं, और इसीलिए लोगों का काफी खासा जुड़ाव जो है रतन टाटा इस नाम के साथ है। जी शिशिर, मुझे याद आ रहा है कि रतन टाटा जी के बारे में बहुत सारी कहानियां जो हैं वो आम लोग भी जानते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक परिवार को दोपहिया पर बारिश में भीगते हुए देखा, तो उनको लखटकिया कार नैनो बनाने की प्रेरणा मिली और उन्होंने उसे साकार भी किया। ठीक उसी तरह कहा जाता है कि एक बार टाटा मोटर्स को वो कहीं विदेशी कंपनी को बेचने गए, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ ऐसी बात चुभ गई जिससे उन्होंने ये ठान लिया कि नहीं, अब टाटा मोटर्स को तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला देंगे। और आप आज हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स का कारोबार कितना बड़ा है। इस तरह की जो आम लोगों के बीच में उनके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई ऐसी यूनिक सी कहानी अगर आपको भी पता हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। बिल्कुल, लखटकिया कार के बारे में अगर हम बात करें, जो आप कह रहे थे, उनका सपना था ये कि भारत में जो है एक ऐसी कार बने जो कि जो है भारत का मध्यम वर्ग इसको अफोर्ड कर पाई। उनका सपना था। हालांकि जब हम कहते हैं तो उनका एक नजरिया होता है कि किस प्रकार से कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते तो उसके पीछे प्रॉफिट किस प्रकार से हो। लेकिन इस बार रतन टाटा का नजरिया ये था कि मध्यम वर्ग में गाड़ियों को किस प्रकार से मशहूर किया जाए, उनको किस प्रकार से अफोर्डेबल किया जाए, ये उनका एक नजरिया था। और उसी नजरिए से उन्होंने जो है 1 लाख टायर बनाने का एक बड़ा चैलेंज था जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और इसीलिए उस पर लगातार उन्होंने काम किया था और अपनी जो पूरी कंपनी की एक असेंबली लाइन थी उसके लिए बिठाया। कुछ लोग जो है उस पर लगातार तो स्वयं रतन टाटा जो है पूरे कार्य को देख रहे हैं। बाद में देखा से बंगाल में जो है प्लांट के लिए जब उन्होंने सेटअप किया था तो वहाँ पे विरोध हो चुका। उसके बाद वो प्लांट वहाँ से हटाकर जब गुजरात लाया गया तो फिर से जो है उनका प्रोडक्शन शुरू हुआ। लेकिन लोग जानते थे कि रतन टाटा की वो लखटकिया कार जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ प्राइस भी कम है, और इसलिए लोगों ने उस पर विश्वास भी जताया था। और इसीलिए
जब हालांकि उसके बाद कई दिक्कतों के बाद जब लखतकिया कार बाजार में आई तो हमने देखा कि उसकी बुकिंग फुल थी। कई महीनों की उसका अगर देखा जाए तो वेटिंग पीरियड था। तो ये उस कार के प्रति तो लोगों का विश्वास था, लेकिन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस टाटा मोटर्स के प्रति भी लोगों का विश्वास था। और यही विश्वास, हालांकि जैसे मैंने पहले कहा था कि लोगों का विश्वास ब्रांड के प्रति है, और वो इसलिए है कि ये भारत के ब्रांड है, भारत की बात करता है। आप जैसे जिक्र किया कि टाटा मोटर्स के बारे में मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से जब एक वक्त ऐसा आया था कि जब भारत में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था वो काफी अच्छा नहीं चल रहा था, उसका फटका जो है टाटा मोटर्स को भी बड़े पैमाने पर बैठा था। और इसीलिए टाटा मोटर्स के जो तत्कालीन अधिकारी थे उन्होंने सुझाव दिया रतन टाटा को कि हम टाटा मोटर्स को बेच देते हैं। हालांकि उस वक्त एक बड़ी फॉरेन कंपनी थी, उसको जो है जब टाटा मोटर्स बेचने की बात था, जब उनने उस कंपनी के जो आला अधिकारी थे उनसे बात की तो जब जो आपने कहा कि बात उनकी चुभी थी उनको। हालांकि इसके बाद रतन टाटा ने फैसला किया कि वो ये भारतीय ब्रांड की जो टाटा मोटर्स कंपनी वो नहीं बेचेंगे। हालांकि उसके बाद हमने जिस प्रकार से टाटा मोटर्स में टर्न अराउंड देखा कि इस प्रकार से उसमें काफी सिस्टमैटिक चेंजेस किए गए थे और ये गाड़ियां भारत में काफी मशहूर थी। टाटा मोटर्स का आज का जो औहदा है और जिस प्रकार से टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट पर लोगों का विश्वास है, ये एक दिन में नहीं आया है। ओवर अ पीरियड ऑफ काम जो है उस पर किया गया है, क्वालिटी पर काम किया गया, लोगों के काम लोगों पर विश्वास आया। ये ऐसे कई सारे उदाहरण टाटा एयरलाइंस के बाद जब इस प्रकार से जब हमको आजादी मिली इससे पहले टाटा एयरलाइंस हुआ करती हमने देखा, उसके बाद एयर इंडिया जो उसको बनाया गया था। रतन टाटा को हमेशा से ही एयरलाइंस बिजनेस में उतरना था और इसीलिए अगर उनको एयर इंडिया मिलती, जाहिर सी बात है उनका सपना था कि ये कंपनी जो है उनके पूर्वजों ने शुरू की थी, तो वो चाहते थे कि एयर इंडिया फिर से उनके हाथों में आए। हालांकि जिस प्रकार से पॉलिसीज थी बनाई गई थी तब उस वक्त ये शायद मुमकिन नहीं था, लेकिन कुछ सालों बाद हमने देखा कि रतन टाटा फिर से एयर इंडिया के लिए जो है इंटरेस्टेड थे और जब एयर इंडिया खरीदने का जब बात सामने आई तो रतन टाटा जो है आगे आए और वही कंपनी फिर से अपने हाथ में काम और अब इसकी जगह बागडोर जो है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो संभाल रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि वो जुड़ाव सिर्फ बिजनेस से जुड़ाव नहीं रहा है, ये भावना है और साथ ही साथ ये भारतीयत की हम कह सकते हैं कि भावना है जो उनसे हमेशा जुड़ी थी। और जब हम बिजनेस करते हैं तो ये बात को ध्यान में रखते हैं कि हम किन के लिए बिजनेस कर रहे हैं, हमारे ऑडियंस क्या है और साथ ही साथ हमारे कस्टमर्स क्या है, उन कस्टमर्स को क्या देने की जरूरत है। ये सभी बातें जो है टाटा ग्रुप में ध्यान रखी जाती थी और इसका बखूबी जो है पालन रतन टाटा ने भी किया था और इसीलिए रतन टाटा एक बड़ा नाम जो है भारतीय सेक्टर में, भारत के अलग अलग सेक्टर में खासतौर पर इंडस्ट्रीज में दिया जाता है। बिल्कुल, आप ब्रांड का जिक्र कर रहे थे शिशिर। निश्चित तौर पर जो टाटा है वो अपने आप में एक ब्रांड है, भरोसे का ब्रांड है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आम लोगों ने भी जो है रतन टाटा को एक सुपर ब्रांड के तौर पर देखा जब टाटा ब्रांड को देखने की बारी आती थी। और इसीलिए बीच में रतन टाटा जब अपने काम से रिटायर भी हो गए थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, उसके बाद जब उनको लगा कि टाटा समूह को एक बार फिर से उनकी ज़रूरत है तो उन्होंने दोबारा फिर से वो जिम्मेदारी संभाली। इससे उनके काम के प्रति जो उनका समर्पण था एक तो वो दिखाई पड़ता है और दूसरी बात ये कि लोगों के भरोसे की जब बात आती है तो ये बात इससे भी साबित होती है कि रतन टाटा जो हैं, टाटा तो ब्रांड है ही, रतन टाटा सुपर ब्रांड थे। बिल्कुल, हालांकि आपने सही कहा, ये वाकया अगर देखा जाए कुछ सालों पहले वाला, रतन टाटा ने हालांकि 50 साल जो है टाटा ग्रुप को दिए, उसके बाद उन्होंने की घोषणा की थी और वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटे थे, जिसके बाद साइरस मिस्त्री को ये कमान जो है टाटा ग्रुप में मिली थी। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि मीडिया में कई सारे जो है बयान आने लगे और विवादित वो बयान थे, जिस प्रकार से एक फंक्शनिंग था कंपनी का उसमें थोड़े बदलाव होने की खबरें हम अखबारों में और न्यूज में देख पा रहे थे। हालांकि रतन टाटा तक भी खबरें गई थी और जिस प्रकार से उसके बाद फिर से महज 1 घंटे में जो है वक्त दिया गया था साइरस मिस्त्री को, उसके बाद जो है फिर से रतन टाटा एक बार फिर उन्होंने कंपनी की कमान संभाली। तो ये दर्शाता है कि जिस कंपनी को जो उन्होंने इतना बड़ा किया, इतनी ऊंचाई पर लिया और लोगों का विश्वास संपादित किया, अगर उस पर कोई आंच आती है तो रतन टाटा हमेशा से ही खड़े रहते हैं। अब सिर्फ यही वाकया नहीं है, हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से 26/11 का हमला मुंबई में हुआ था और जिस प्रकार से ताज ग्रुप के होटल्स जो है उनको निशाना बनाया गया था,
इसमें कई सारे विदेशी नागरिक थे, देश के भी कुछ लोग उसमें मौजूद थे और साथ ही साथ कई बड़ी तादाद में टाटा कंपनी के स्टाफ भी वहां पर मौजूद थे, जो कि लोगों की उस वक्त ख्याल रख रहे थे जब ये पूरा वाकया घटा था। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से रतन टाटा ने स्वयं इस पूरे मामले को देखा, जिस प्रकार से जो लोग उसमें घायल हुए थे, जो लोग क्षतिग्रस्त हुए थे, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जो ताज होटल में काम कर रहे थे, उन सब की जिम्मेदारी रतन टाटा ने उठाई। फिर उनके बच्चों की पढ़ाई हम बात करें, परिवार की हम बात करें, या फिर हम बात करें कि किस प्रकार से पुनः एक बार जो है रतन टाटा ने ताज होटल को खड़ा किया। आज जब हम वहां से गुजरते हैं या फिर उस होटल में जाते हैं तो ये याद जहन में जरूर रह जाती है कि ये जिद थी एक ऐसे भारतीय की जो झुका नहीं था, चाहे फिर कितनी भी समस्या आए, कितनी भी आपदा आए, उन्होंने फिर से एक बार ताज होटल को खड़ा किया और आज बड़े शान से ताज होटल जो है गेट ऑफ इंडिया में खड़ा है। देश विदेश से आज भी लोग आते हैं। तो ये एक जीत आतंकवाद के खिलाफ थी और ये जीत एक भारतीय थी जो काफी जिद्दी था और इसीलिए आज भी हम देख पाते हैं कि उनका यही अगर कहे तो उनका जिगर था या फिर उनकी हम जिद कहें कि जिस प्रकार से कंपनीज को तो एक नंबर बनाना है लेकिन भारत का नाम भी आगे लेके जाना है और भारतीय को किस प्रकार से उसका फायदा हो, ये भी उसमें सम्मिलित था। तो ये सभी चीजों का मिश्रण था और इसीलिए सिर्फ उनको एक बिजनेसमैन कहना शायद मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल, ये तमाम बातें रतन टाटा के लिए ऐसी हैं जो कि लोगों ने देखी हैं, महसूस की हैं। रतन टाटा के अगर पूरे जीवन के बारे में बात करें, पूरे जीवन काल के बारे में, तो शुरुआती जीवन के बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ शशेर हमारे दर्शकों के लिए कि रतन टाटा का शुरुआती जीवन कैसा रहा, उसके बाद फिर हम इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने लंबे समय तक टाटा समूह को नेतृत्व दिया, कहाँ कहाँ टाटा का विस्तार किया। लेकिन आज क्योंकि देश और विदेश में बैठे हुए लोग रतन टाटा को भावना के साथ, पूरी भावना के साथ याद कर रहे हैं, तो ज़रा उनके शुरुआती जीवन के बारे में अगर कुछ शेयर कर पाएँ तो कीजिए। बिल्कुल, हालांकि लालचंद जी किसने सोचा था कि वो 60-70 का दशक था जब रतन टाटा जो है अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से जब भारत आए थे। जाहिर सी बात है रतन टाटा एक ऐसे परिवार से, सदन परिवार से जुड़े हैं जो कि एक बड़ी बिजनेस फैमिली से जुड़े हैं। तो ऐसे में ऐसी बात है कि जो कंपनी है और जिस प्रकार से उनकी लेगेसी थी वो उनको कैरी फॉरवर्ड करनी थी। हम अमूमन सोचते हैं कि अगर बड़े बाप की औलाद होगी तो जाहिर सी बात है कि एक बड़े मैनेजरल पोस्ट पे उनको ऑफिस मिलेगा और वो अपने काम की शुरुआत करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हुआ था। जब रतन टाटा भारत में आए थे तो उनको टाटा मोटर्स के हम कहे या फिर उस वक्त जो है जो एक ब्लू यूनिफॉर्म हुआ करता था टाटा कंपनी में, तो उनको यूनिफॉर्म पहन 6 साल बड़े फ्लोर पर काम किया टाटा कंपनी में। हालांकि उनको वहाँ पे एप्रेंटिसशिप दी गई अपनी इसमें कंपनी में जो है कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने फ्लोर पर भी काम किया अन्य मजदूरों के साथ, वही ब्लू शर्ट पहन कर इस प्रकार की यूनिफॉर्म उस वक्त जो है टाटा कंपनी द्वारा किया जाता था। 6 साल का अनुभव उन्होंने वहाँ पर किया और उसके बाद जो है चाहे वो प्रोडक्ट मैनेजर हो या फिर हम कहें तो प्रोडक्ट डायरेक्टर हो, ऐसे असिस्टेंट मैनेजर हो, एक एक जो है पायदान ऊपर चढ़कर, सीढ़ी ऊपर चढ़ के जो है वो एक हायर पोजीशन तक पहुंचे। तो चाहे वो हम बात करें टाटा की टेस्ला की हम बात करें या फिर हम बात करें नेल्को की बात करें, नेल्को को भी जो है जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वो मैनेजर पोस्ट पे थे, उसके बाद वो आगे बढ़े। हालांकि उनकी कीर्ति जो है वो जमशेद टाटा तक, मुंबई तक पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल, लंबे समय तक रतन टाटा को याद किया जाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल भी जुड़ रहे हैं। योगेश, सबसे पहले तो आपसे जो उनके अंतिम संस्कार के बारे में अगर आपके पास कोई और जानकारी हो, कोई अपडेट हो तो पहले वही बताइए। उसके बाद रतन टाटा के करियर के बारे में, उनके योगदान के बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहले यही बताइए कि अंतिम संस्कार को लेकर के क्या अपडेट? देखिए लालचंद, विद्युत शवदाह वहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है इस वक्त, और जहाँ पे वर्ली में मैं उपस्थित हूँ उस शवदाह में वह जहाँ पर महाराष्ट्र के जितने भी डिग्निटरीज हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे डिग्निटरीज जो है वो यहाँ पे आए। गुजरात के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं। बिजनेस इंडस्ट्रीज के जो भी बड़े फिगर्स हैं वो यहाँ पे आए। थोड़ी देर में इनका राजकीय सम्मान जो है वो भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। साथ में आज थर्सडे को जो है, बृहस्पतिवार को, एक राज्य का शोक जो है वो भी घोषित किया जा चुका है सरकार के जरिए। जो तिरंगा है वो हाफ मस्त पे रहेगा और जितने भी राजकीय कार्यक्रम थे आज उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको कैंसिल कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ माहौल काफी
जो है शोक संतप्त आप कह सकते हैं। जो भी लोग हैं, परिजन हैं, उनको जानने वाले लोग हैं। हालांकि जब एनसीपीए में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था 10 बजे से 4 बजे के बीच में, तो उस वक्त वहां पे काफी लोग आए थे। कई लोग यहाँ पर भी आए हैं, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए हैं। कुल मिलाकर आप देखें तो जो यहाँ का माहौल है काफी गमगीन है, क्योंकि लोगों का एक तरीके से, जैसा हमारे सहयोगी शिशिर भी बता रहे थे, कि लोगों का उनके साथ जुड़ाव रहा है, आत्मिक जुड़ाव रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस लीडर के अलावा अगर आप उनके व्यक्तित्व को देखें तो उसके कई ऐसे पहलू आपको दिखेंगे जो कि उनकी तरफ लोगों को खींचते हैं, उनके साथ एक जुड़ाव महसूस कराते हैं। 70 के दशक में जब वो पढ़ाई खत्म कर आए भारत में, उस वक्त अगर आप देखें तो लाइसेंस राज था। जो अर्थव्यवस्था अभी चल रही है उस वक्त वो अर्थव्यवस्था नहीं थी। बाद में धीरे धीरे करके उदारीकरण का दौर आया। 91 में हमने देखा कि किस तरीके से ओपन मार्केट इकोनॉमी देश ने एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद नीतियां बदली, नीतियां के साथ कई सारी ऐसी चीजें आई जो कि पहले नहीं थी देश में। रतन टाटा ने कई अपने साक्षात्कार के दौरान उन सब घटनाक्रमों का जिक्र भी किया है। अगर आप अभी वर्तमान दौर को देखें, अगर आप कालांतर में अगर आप अब तक के घटनाक्रम को देखें तो जिस तरीके से तकनीक बढ़ी, तकनीक में भी यह कंपनी रही। आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का जो एक्सपेंशन है वो देख लीजिए, या जो शुरुआत में जब लाइसेंस राज के समय में जब एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की अगर बात कर ले, छोटे छोटे उत्पाद होते हैं जो मार्केट में लाना पड़ता है, आपको विज्ञापनों के जरिए आपको नीचे तक मार्केट तैयार करना पड़ता है, जमीन में जो है उर्वरा जमीन तैयार करनी पड़ती है। उन सब दौर को रतन टाटा ने देखा था और काफी, जिसको वो कहते हैं कि एक लेजेंड जो है, लेजेंडरी फिगर वो रहे थे। जैसा कि हमारे सहयोगी शिशिर बता रहे थे कि 26/11 की जो घटना हुई थी, जो कि मुंबई में घटित हुई थी, जिसमें कि पूरी तरीके से आपने तो कोहराम मचाया गया था फिदायीन के टीम के जरिए। उसके बाद किस तरीके से उन्होंने अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीता, टाटा की एक छवि जो है वो बनी। और ये सब जो इस तरह की घटनाएं हुई, इन सब ने कहीं ना कहीं जो टाटा को एज ए ब्रांड एस्टेब्लिश किया, और वो किसी देश में सीमित नहीं रहा, वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर रहे। और देश में ही नहीं, विदेश तक उन्होंने अपने जरिए जो है एक तो देश की छवि बनाई, और साथ में उनका अपना कद इतना बड़ा बना कि आज देश का बच्चा बच्चा जो है इस बात से दुखी है, अफसोस कर रहा है, निराश है कि रतन टाटा अब उनके बीच में नहीं रहे। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में राजकीय सम्मान दिया जाएगा, जो सलामी होती है पुलिस के द्वारा वो दी जाएगी, और फिर थोड़ी देर में जो है यहाँ पर भीड़ कम होनी शुरू होगी। लेकिन जो एक चीज यहाँ पर रह जाएगी, इस जमीन पर रह जाएगी, इस हवा में रह जाएगी, वो रहेगा रतन टाटा का नाम, जो कि हमेशा रहेगा। जब तक देश रहेगा रतन टाटा का नाम रहेगा। जी बेशक, और यही वजह है कि मुझे लगता है कि ये देखिए तमाम जो मशहूर हस्तियां हैं वो तो इस मौके पर पहुंच ही रही हैं, लेकिन आम लोगों के दिलों में रतन टाटा के लिए जिस तरह की जगह है, योगेश, क्या वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए आम लोग भी पहुँचे थे क्या? और अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में क्या आम लोगों की भी भागीदारी रही है वहाँ? देखिए लालचंद, ये जो वर्ली का इलाका है वो जो है परेल और बेसिकली वर्ली और परेल के बीच का ये इलाका है, जहाँ पे ये पूरा क्रिमेटोरियम है। यहाँ सुरक्षा के लिहाज से आम लोगों को आने नहीं दिया गया है, क्योंकि एनसीपी में ऑलरेडी जो अरेंजमेंट किए गए थे। यहाँ पे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकते हैं, इसलिए पुलिस ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए हैं ताकि आम लोग यहाँ पे नहीं आ सके। लेकिन सड़क की दोनों ही तरफ आपको आम लोग दिख जाएंगे। जिस गाड़ी से हम लोग आ रहे थे, आसपास के जो टैक्सी वाले हैं उनको हमने बात करते सुना कि बहुत अच्छे आदमी थे। आप यूं समझ लीजिए कि उनकी मतलब आप उनका जुड़ाव इस तरीके से समझ लीजिए कि वर्ली में कई सारे दुकान को लोगों ने वॉलंटरली बंद किया हुआ है। उनको किसी तरीके का न तो पुलिस ने किसी तरीके का उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, ना कोई उनको उस तरीके का उनके यूनियन ने उस तरह का कॉल दिया है, लेकिन वो खुद गमजदा है, वो खुद उस चीज को बंद कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से आप श्रद्धांजलि बोल दीजिए या उनकी प्रति जो उनका भाव है उसको अभिव्यक्त करने का एक माध्यम आप कह लीजिए, ये चीजें हो रही है। गोरेगांव जो मुंबई में वेस्टर्न सबर्ब्स है, जहाँ का डांडिया काफी प्रसिद्ध है, कई सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, कुछ जगहों पर डांडिया तभी रात में ही रोक दिया गया था। और कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे डांडिया, जो कि अभी नवरात्रि चल रहा है, डांडिया की धूम होती है, खास करके मुंबई और अहमदाबाद में, गुजरात के कई इलाकों में, लेकिन उसको पूरी तरीके से लोगों ने बंद किया है। उनको किसी ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा, लेकिन वो खुद ही बंद किए। ऐसी कई घटनाएं जो है, कुछ नोटिस में है, कुछ अननोटिस्ड है। ये सब चीजें मैं आपको वो बता रहा हूँ जिससे आपको एक प्रतिबिंब मिलेगा कि कितने बड़े कद का जो व्यक्ति था, जिसकी परछाई अब हमारे बीच में नहीं दिखाई दे रही है।
वो जो चीज है वो यहाँ पर घटित हो रहा है। और जो मुंबई के लोग हैं खासकर, क्योंकि मुंबई से रतन टाटा का जुड़ाव रहा, कई बार वो लोगों ने उनको देखा था, लोग उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते थे, वो खुल के रहते थे, लोगों से बात भी उनका कनेक्टिविटी, जब एक उनका कई सारे, हालांकि इस तरीके कई सारे प्रसंग हैं, लेकिन एक प्रसंग मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जब उनका एक्स एम्प्लॉय कोई थे वो बीमार थे और वो काफी समय से बीमार थे, तो रतन टाटा खुद सरप्राइज विजिट में उनके यहाँ उनसे मिलने के लिए गए थे। ये चीजें छोटी नहीं होती है। अगर आप एक बड़े कद पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेस टाइकून के नाम पर, अगर आप टाइटन के तौर पर अगर आप देखें, तो ये चीजें छोटी नहीं होती है। ये एक सिंबोलिज्म होता है, एक प्रतीकात्मक घटनाएं होती है, प्रतीकात्मक चीज होती है जो कि बहुत व्यापक असर छोड़ती है। और वो असर जो है वो बहुत, आप कह सकते हैं कि एक तरीके का अपने पीछे एक विरासत छोड़ के जाता है, क्योंकि लोग उसको फॉलो करते हैं। टाटा एज ए ग्रुप, एज ए बिजनेस लीडर, एज ए पर्सनालिटी, उन्होंने इतनी लंबी लकीर खींची है कि मुझे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में कोई उतनी बड़ी लकीर खींच सकेगा। हालांकि देश जो है वो जो हमारी भारत की मातृभूमि है, उन्होंने कई ऐसे हीरो पैदा किए, ऐसे नायक पैदा किए हर क्षेत्र में, जिन्होंने बहुत बड़ी लकीरें अपने अपने क्षेत्र में खींची है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रतन टाटा की लकीर जो उन्होंने खींची है वो हमेशा बड़ी रहेगी और उसको हमेशा सम्मान की नजर से देखा जाता रहेगा। लोग उससे प्रेरणा लेते रहेंगे। जैसा उनका व्यक्तित्व था, पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया था। जब भारत रत्न की बात हुई तो रतन टाटा ने खुद ही, जो लोग इस चीज की बात कर रहे थे, रतन टाटा ने खुद आके कहा था कि वो इस चीज की डिमांड नहीं करे, वो इस चीज को प्रपोज नहीं करे। तो ये एक दूसरे तरह की भी लॉबिंग हमने देखी है देश के अंदर, जहां पे पुरस्कारों को लेकर एक दूसरे तरीके का बंदरबाट, एक दूसरे तरीके की भावना रहती है, एक दूसरे तरीके का आकर्षण या एस्पिरेशंस रहते हैं। लेकिन अगर आप रतन टाटा के रूप में देखें तो वो वैसे व्यक्तित्व थे जिनका किसी पुरस्कार को लेकर कोई उस तरीके का जो है पोजिशन जो आप बोलते हैं वो उनका नहीं था। सिर्फ ऐसा उनका लोगों के साथ नहीं था, जानवरों के साथ उनका लगाव था, मशीन के साथ उनका लगाव हमेशा था। अभी मुझे लगता है परसों जो टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का इनोवेशन किया गया है, जो कि टाटा ग्रुप ने मिनिस्ट्री ऑफ, जो उससे संबंधित मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स है उसके साथ मिलकर किया है। तो जो भी, अगर आप मेक इन इंडिया सरकार का देखें, अगर हम आप वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, जो पिछले एक दशक में अगर देखें, तो सरकार की जितनी भी योजनाएं रही हैं उन योजनाओं में आप देखेंगे कि टाटा हमेशा एक्टिव रहा है। टाटा ग्रुप, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे कोई भी आप, चाहे वो कंसल्टेंसी वाली सर्विस देख लीजिए, चाहे वो रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट हो, वहां पे आपको टाटा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे वो आपको दिख जाएंगे। टाटा नैनो की बात तो खैर उसकी एक अपनी ही पूरी की पूरी कहानी थी। तो आपको टाटा के रूप में बहुत सारी छोटी बड़ी ऐसी कहानियां आपको मिल जाएंगी जो कि एक प्रसंग सेट करती है कि ये आदमी विजनरी रहा है और हमेशा भारत के बारे में सोचता है, भारत की छवि को लेकर सोचता है। और उनका एक जो है मतलब लोहा लेना जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी चुनौती, अगर कोई चैलेंज अगर है, कोई चुनौती है, तो ये उनको काफी कॉन्फिडेंटली, मतलब अगेंस्ट द टाइड जिसको हम बोलते हैं, लहरों के विरुद्ध भी अगर कोई चीज है तो उसमें वो आगे लेकर पहल लेते। तो उन्होंने काफी ऐसे बड़े फैसले लिए जो कि देश के हित में थे, देश के लोगों के हित में थे। और टाटा नैनो तो खैर मध्य वर्ग का जो परिवार है, भारत का जो मध्य वर्गीय परिवार है, जिसके लिए कार का सपना था कभी, उसको जिस तरीके से उन्होंने पूरा किया, ये सब छोटे मोटे वैसे इमोशंस हैं जो कि लोगों को टाटा ग्रुप में और खासकर रतन टाटा से हमेशा जोड़ के रखेंगे। बिल्कुल, ये बात एकदम सही है कि जो टाटा ब्रांड है उसका भरोसा तो निश्चित रूप से है। उसमें जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी, वहाँ से लेकर के एक पूरी लेगेसी है। लेकिन जब रतन टाटा को याद किया जाएगा योगेश, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जो उनके लिए ख़ास तौर पर कही जाएंगी कि ये पहल ऐसी थी जिसका पूरा क्रेडिट रतन टाटा को जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि टाटा समूह ने जिस तरह से ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र से जुड़े हुए उत्पाद का विस्तार किया, देश के साथ साथ विदेश में विस्तार किया, रतन टाटा को अगर टाटा समूह के अंदर में और ख़ास तौर पर औद्योगिक जगत में याद किया जाएगा तो किन विशेष चीज़ों के लिए पूरा क्रेडिट उनको दिया जा सकता है? देखिए, अगर इंडस्ट्री में, अगर उद्योग के रूप में उनको, टाटा को अगर आप याद करें तो सबसे पहले उनको उनकी सादगी के लिए जाना जाएगा। और ये चीज, ये शब्द जितनी आसानी से कही जाती है, इसको व्यवहार में लाना उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि जिस तरीके का हम देख रहे हैं, जिस तरीके का कल्चर या जिस तरीके की संस्कृति भारत में विकसित हो रही है, किसी भी देश में खास करके उदारीकरण के बाद, आर्थिक उदारीकरण के बाद जिस तरीके की दौड़ प्रतिस्पर्धा, कलाकार प्रतिस्पर्धा चल रही है, उस बीच में अपने व्यक्तित्व को अपनी शर्तों पर जीने
की जो हिम्मत होती है, इसको आप बनाए रखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि चीजें बदल जाती है। कहा जाता है कि सबसे कठिन होता है अपनी तरह होना। आप किसी दूसरे की तरह हो सकते हैं, किसी दूसरे की तरह व्यवहार कर सकते हैं, किसी दूसरे की नकल कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरह होकर समाज में रहना और बिजनेस में रहना, कॉर्पोरेट कल्चर में रहना, ये बहुत जटिल और बहुत ही कठिन दुरूह कार्य होता है कि आप अपनी तरह हैं। आप अपना जो आपकी जो अपनी सोच है, जो आपके विचार है, जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपकी दूरदर्शिता है, जो आपकी आदतें हैं, आप उस आधार पे जी रहे हैं और जो भी प्रतिकूल चीजें हैं, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो विदेश के अंदर हो, आप उनका सामना अपने व्यक्तित्व के हिसाब से करते जा रहे हैं और एक दिन आप ऐसा करते करते आप एक फिगर बन जाते हैं और फिर जो लोग आपके प्रतिकूल थे वो आपसे सीखते हैं और वो फिर आपके ढर्रे पे आ जाते हैं। तो ये दिन का काम नहीं होता है, रोम वाज नॉट बिल्ट ओवरनाइट। एक दिन का काम, एक रात का काम नहीं होता है, ये चरणबद्ध तरीके से बहुत लंबा वक्त लेता है और फिर एक बार में ये प्रगाढ़ होता है। तो वही जो रतन टाटा थे। तो जहां तक आपका सवाल है कि क्या चीज है जिसके कारण इनको इंडस्ट्री याद रखेगी, जिसके कारण इनको देश याद रखेगा, विदेश याद रखेगा, तो वो उनकी सादगी, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनके लोगों से मिलने का जो जेस्चर है, ये सब वैसी चीजें हैं जो कि बोलचाल की भाषा में लोग उपयुक्त में लाते हैं। लेकिन ये अगर रतन टाटा के व्यक्तित्व के बारे में आप बात करें तो ये बिल्कुल सच होता है। जैसा कि शिशिर शेलार भी बता रहे थे, 26/11 का उन्होंने उदाहरण दिया। एक ऐसी घटना मैं आपको बताता हूँ, किसी एक मैगजीन में मैंने पढ़ा था कि जब रतन टाटा कहीं मीटिंग के लिए जा रहे थे तो उनके ही दफ्तर में वो मीटिंग थी। टाटा ग्रुप की किसी कंपनी थी जहाँ पे उनकी मीटिंग थी और वॉचमैन ने गाड़ी रोक दी थी। 3 गाड़ियां थी, रतन टाटा की गाड़ी दूसरे या तीसरे नंबर पे थी। जब उनकी गाड़ी रोकी गई तो वहां पे जो आगे वाली गाड़ी का जो एस्कॉर्ट जिसको हम बोलते हैं, पायलट जो बोलते हैं, उसने वहां पे जाकर बोला कि पीछे रतन टाटा बैठे हुए। उसने रतन टाटा का आई कार्ड मांगा था उस वक्त, क्योंकि वो व्यक्ति जो सिक्योरिटी का था वो रतन टाटा को नहीं पहचानता था। आप इस बात को देखिए और फिर अनुमान कीजिए कि उस सिक्योरिटी गार्ड के अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था। वो कॉन्फिडेंस, उसी संस्कार, वही विरासत से आया था और बाद में रतन टाटा ने उसको सम्मानित किया था। ये जो है, ये एक पूरा का पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की कई आपको छोटी मोटी घटनाएं जो पत्रकार रतन टाटा से मिले या फिर जो उनके आसपास के लोग थे, कई बार बातचीत के क्रम में ऐसी कई सारी घटनाएं पब्लिक डोमेन में आई जिसने बताया कि रतन टाटा का व्यक्तित्व जो है वो बहुत अलग है। वो उन्होंने, आप उनको एज ए बिजनेसमैन नहीं देख सकते, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट देख सकते हैं, जिसने भारत के जो पूरा औद्योगिकरण हुआ, उदारीकरण का दौर जो है, डिजिटाइजेशन का जो दौर है, उन्होंने सारे दौर को देखा। आपको कभी उनके अनवांटेड कमेंट नहीं मिलेंगे, जिस तरीके की टिप्पणियां बहुत बार की जाती हैं, कभी आपको उनका मीडिया का ग्लैमर नहीं दिखेगा। रतन टाटा का कोई मीडिया में उस तरीके का ग्लैमर है, लेकिन बिहाइंड द कर्टेन ये वैसे आदमी थे जिन्होंने भारत को आकार दिया, भारत को शेप करते रहे। दुनिया की नजर में भारत किस तरीके से अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, इसका जिक्र, इसका फिक्र जो है वो हमेशा करते रहे। तो रतन टाटा को याद करने के लिए मुझे लगता है ये सब जो चीजें हैं, इसकी वजह से वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। आप क्योंकि सादगी का जिक्र कर रहे हैं इसलिए मुझे भी एक वाकया याद आ रहा है। साल 2012 में रतन टाटा एक बार संसद परिसर में आए थे, संसद भवन में, और आप सही कह रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व में इतनी सादगी थी कि हम लोगों से बात करते करते वो वहीं पर, जहाँ की पार्लियामेंट के वो स्तंभ हैं, पाए हैं, पिलर के पास वहीं पर बैठ गए हम लोगों के साथ ही। तो ये बात तो मैंने बिल्कुल, जिसे कहते हैं फर्स्ट हैंड, बिल्कुल अपने से ये अनुभव किया है कि वो सादगी उनके अंदर थी, रतन टाटा जी के अंदर। जिस तरह से उन्होंने टाटा समूह को विस्तार दिया, योगेश, विस्तार भी एक बड़ी बात। अच्छा, विज़न में मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अब एक आप उदाहरण के तौर पर ले लें कि इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा, आजकल हम देख रहे हैं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तमाम बातें होती हैं, सरकार की तरफ से तमाम पहल किए जा रहे हैं, और टाटा समूह में जो टाटा मोटर्स है वो इसमें लीडर है अभी फ़िलहाल भारत में। अगर कहें तो 80% से ज़्यादा मार्केट पर, अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मार्केट पर टाटा समूह ही वो उसको उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक विजनरी जो भविष्य के बारे में प्लानिंग करके और भविष्य, भारत को भविष्य में क्या चाहिए उसको लेकर प्लानिंग करके और वो टाटा समूह का विस्तार करते थे। देखिए, मुझे लगता है रतन टाटा जब एक्सपेंशन की अगर आप बात करें तो किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी
उद्योग का अगर आप जब विस्तार करते हैं तो इंडिया में लीगल हर्डल्स भी आते हैं, हालांकि और भी देशों में आते हैं, लेकिन इंडिया में लीगल हर्डल्स इसलिए काफी चर्चा में रहते हैं क्योंकि आप उस पर कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वो कितना लंबा चलेगा। हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं, चाहे वो सहारा का मामला देख लीजिए, बहुत सारा मामला देख लीजिए, लेकिन मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुंबई उच्च न्यायालय में ऐसे 2 बड़े केस थे जिसमें कि रतन टाटा ग्रुप जो था उनका केस चला था, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट केस था वो साइरस मिस्त्री का केस, जिसमें कि बाद में टाटा ग्रुप ने कैविएट फाइल किया था। ये वैसा केस था जिसको कि टाटा ग्रुप ने लड़ा था, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके की प्रतिष्ठा का विषय बन गया था जब ये पूरा का मामला रतन टाटा वर्सेस साइरस मिस्त्री हुआ था। इस तरीके के बहुत सारे लीगल बैटल्स हैं जो कि टाटा ग्रुप में लड़े हैं, वो चाहे आप सिंगूर का ले लीजिए या मुंबई का जो मैंने आपको मामला बोला साइरस मिस्त्री का, जो कि पूरा मामला मुंबई हाईकोर्ट में जिसको मैंने कवर किया था मुंबई उच्च न्यायालय में। जो भी केसेज इस तरीके के रहे हैं, कितने सारे केसेज हैं जो कि टाटा की तरफ से लड़े गए हैं, कई सारे PILs हैं जो कि उनकी तरफ से विभिन्न उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में लड़े गए हैं। लेकिन इसके बावजूद आप कभी भी किसी भी आप पॉलिटिकल, ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष या फिर अपोजिशन, आप उनकी तरफ से टाटा ग्रुप का कोई भी कमेंट या कोई भी टिप्पणी जो है वो आपको नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, एकेडमी की अगर बात कीजिए, चाहे आप जो दूसरे में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि मुंबई में एक हॉस्पिटल है टाटा कैंसर हॉस्पिटल, वो टाटा हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, मेमोरियल टाटा मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। उसका एक्सपेंशन अभी खारघर में भी हुआ है और बहुत और भी जगहों पर हो रहा है। टाटा इसलिए भी लोगों के मन में बैठे हुए हैं क्योंकि जो मुंबई का हॉस्पिटल है वहां पे सिर्फ मुंबई में लोग नहीं आते। अगर आप कभी गुवाहाटी वाले ट्रेन में अगर आप बैठेंगे, जो कि मुंबई से गुवाहाटी जाती है, चाहे वो डिब्रूगढ़ जाती है या फिर जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ट्रेन आती है, आपको हर ट्रेन के किसी न किसी कंपार्टमेंट में कैंसर का कोई न कोई पेशेंट दिख जाएगा जो कि मुंबई कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आया हो। वो यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे सुविधा है और सस्ते में चीजें मिलती है। अगर आप देखें, जब वो टाटा इंडिका लाए थे 20% शेयर मार्केट का तब टाटा इंडिका का था, जो कि उनको पहले लोगों ने कहा था, वार्न किया था, हालांकि चेतावनी कोई रतन टाटा को दी, ये बोलना तो बिल्कुल ही गलत होगा, लेकिन उनको आगाह किया गया था कि आप इसमें टेक्नोलॉजी लगेगी, इसमें बहुत सारे जो है रिसोर्सेज इस तरीके के लगेंगे जो इंडिया में नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने टाटा इंडिका को लाया और 20% मार्केट शेयर टाटा इंडिका ने अचीव किया था। ये सब वैसे चीजें हैं जो कि उन्होंने लोगों को ध्यान में रखते हुए किया। वो बड़ी गाड़ियां भी ला सकते थे जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, ऐसी भी चीजें कर सकते थे, लेकिन मैंने जैसा कि आपको कहा कि वो जो आदमी टाटा नैनो के बारे में सोच रहा है, जो आदमी टाटा इंडिका जैसी कार के बारे में सोच रहा है, उन्होंने जब भी वो कुछ कॉल लेते थे तो लोग जो है, जो आदमी है, जो मध्य वर्ग है, जो निम्न मध्य वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, ये हमेशा रतन टाटा के दिलो दिमाग में रहते थे, उनके जो विजन में रहते थे। और टाटा नमक से लेकर, लोग बोलते हैं नमक से लेकर रिलायंस या कोई जो कंपनी जिसमें है वो जो है रतन टाटा है। और मुझे लगता है लालचंद थोड़ी देर में जो है यहाँ पर राजकीय सम्मान अब यहाँ पर रतन टाटा को दिया जाएगा। जी बिल्कुल, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हमने वो तस्वीरें देखी जिसमें तिरंगे का सम्मान उनको दिया गया। रतन टाटा एक ऐसी हस्ती के रूप में जो बिल्कुल इस सम्मान के बिल्कुल जिसे कहते हैं लायक हैं। लायक तो और भी बहुत सारी चीज़ों की रतन टाटा को लेकर के भारत रत्न देने तक की मांग जो है उठ चुकी है। और जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे, रतन टाटा को अगर आम लोग जैसे कई चीज़ों के लिए याद करते हैं योगेश, आम लोग लंबे समय तक रतन टाटा को याद करेंगे। ख़ास तौर पर जो टाटा समूह को एक अलग तरह का उन्होंने एक कल्चर दिया, एक अलग वर्क कल्चर दिया, उसके लिए लंबे समय तक रतन टाटा जी को याद किया जाएगा। क्योंकि एक लंबी पारी अगर देखें, उतने लंबे समय तक उन्होंने टाटा समूह को वो नेतृत्व दिया जिस नेतृत्व की ज़रूरत उस समूह को थी। और उन्होंने अपने नेतृत्व के दौरान कई नई बातों को, कई नए संस्कारों को, कई नए वर्क कल्चर को समाहित किया। देखिए, इन सब चीजों के केंद्र में अगर आप देखेंगे तो उनका कुल मिलाकर वही विजन है जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे कि उनका विजन किस तरीके का रहा, किस तरीके से किसी भी चीज में वो आम लोग जो है वो उनके मन में रहता था। और मुझे लगता है सादगी और जो उनके ओवरऑल व्यक्तित्व अगर आप बात करेंगे तो मुझे बस एक ही चेहरा जो है जो उनके समानांतर याद आ रहा है, या मुझे लगता है थोड़ा अगर आप गुना भाग कर लें तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
जो उनकी सादगी थी। जब मैं दिल्ली में था तो एक बार एक एम्बेसडर कार में, वो तब हालांकि पूर्व राष्ट्रपति हो चुके थे, एक एम्बेसडर कार में वो 5 सुनहरी बाग लेन के सामने जा रहे थे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दफ्तर में मैं उस वक्त बैठा हुआ था और सामने मुझे एपीजे अब्दुल कलाम एक होली मिलन समारोह में बेसिकली आ रहे थे और मैं भी वहां पे था। जो उनकी सादगी मैंने देखी, जिस तरीके का उनका व्यवहार मैंने देखा, मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल लेजेंड जो है, जिस तरीके से आप एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं, एज ए साइंटिस्ट के रूप में बोलते हैं, एज एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, रतन टाटा को आप उस श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भारत ने एक पर एक सपूत जो है वो पैदा किए हैं। भारत की धरती से एक पर एक जो सपूत हैं, जो वीरांगनाएं हैं, महिलाएं हैं, वो पैदा हुई है। आप इतिहास में अगर देख लें तो भारत का इस मामले में समृद्ध इतिहास रहा है। हमारी मिट्टी काफी उर्वरा रही है इस मामले में। और रतन टाटा जो है भारत के ऐसे सपूत के रूप में याद रखेंगे जो कि अपनी विजन की वजह से, या फिर अपने दृष्टिकोण की वजह से, अपने आचरण की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से, और खास करके अपनी ड्रीम की वजह से, क्योंकि उनका हमेशा से ये ऐसा सोचना था, ऐसा कहना था कि जो ड्रीम है, बड़ा ड्रीम जो है उनका, हमेशा ड्रीम बड़ा था। बहुत बार तो छोटे छोटे चुटकुले भी बनते थे जिसमें इस तरीके की बातें कही जाती थी कि वो किसी कंपनी के पास गए, कंपनी के पास किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा, प्रोडक्ट में जब बार्गेन हुआ तो उन्होंने बोला नहीं, मैं कंपनी की जो पूरी कॉस्ट है मैं उस बारे में पूछ रहा हूँ। तो ये भी चीजें बनी। तो कुल मिला के ये सब चीजें रातों रात नहीं बनी, बहुत समय लगा और फिर चरणबद्ध तरीके से जो है रतन टाटा, जो भी भारत का बिजनेस का एनवायरनमेंट था उसमें वो दिखा। कई बार जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस होते थे, चाहे वो वाइब्रेंट गुजरात हो या फिर मुंबई में हॉटेल ट्राइडेंट में कई सारे कॉन्फ्रेंस होते थे, वहां पे रतन टाटा को सुनने का भी काफी मौका मिला था हम लोगों को। तो मुझे कई मौकों पर, हालांकि मैंने उनको सुना है, तो मुझे ऐसे समय में जब रतन टाटा का पार्थिव शरीर मेरे आगे से जा रहा था तो मैं याद कर रहा था कि वैसे स्पीचेज जो उनके थे, जिसमें वो अंत में उनकी एक अंत लाइन जब वो स्पीच खत्म करते थे तो बोलते थे थैंक्स फॉर पेशेंट शेयरिंग। ये उनका जो है, उनके कई सारी स्पीच जो मैंने सुनी थी उसमें ये उनका आखिरी वाक्य होता था, थैंक्स फॉर पेशेंट शेयरिंग, ये उनका होता था। उसके बाद तालियों से पूरा परिसर जो है वो एकदम जो है आप कह सकते हैं कि वाइब्रेंट इस तरीके का होता था। तो रतन टाटा को लेकर जिन लोगों को भी यादें हैं, वो यादों के सहारे अभी यहाँ पर आए हैं, उन यादों को लेकर आए हैं। और फिर धीरे धीरे मुझे लगता है अभी यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह जो है, मैं आपको लालचंद ये यहाँ की स्थिति एक बार बता देता हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह जो कि यहाँ पर आए थे वो अभी यहाँ से निकले हैं, मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर है, और बाकी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, अजय पिरामिल, अलग अलग इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो इंडस्ट्री फिगर है, और थोड़ी देर में यहाँ से लोग धीरे धीरे अब जाना शुरू हुए हैं। जी, हम सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं योगेश, किस तरीके से लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे हैं भारत के नौनिहाल, और साथ ही साथ भारत के अमर सपूत और रत्न स्वरूप जिसको कहा जा सकता है रतन टाटा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक सहयोगी वहां पर मौजूद हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और हमें तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने की प्रक्रिया लगातार जारी है। वर्ली शमशान भूमि से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा देश शोक संतप्त है। देश के इस रतन के जाने के लिए पूरा देश शोकमग्न है। और कल रात जब ब्रीच कैंडी अस्पताल से रतन टाटा के निधन की जानकारी मिली तो उस समय सभी गणमान्य व्यक्तियों ने, राष्ट्रपति, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं रतन टाटा को। और लगातार ये सिलसिला जारी है, अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, भावांजलि व्यक्त की जा रही है। निश्चित तौर से रतन टाटा का न होना भारतीय व्यावसायिक जगत के लिए ही नहीं, उद्योग जगत के लिए ही नहीं, समूचे देश के लिए बड़ी क्षति है। परिजनों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से अभिवादन करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बेहद सादगीपूर्ण वातावरण में एक निजी तरीके से धार्मिक रीतियों का अनुपालन करते हुए इस समय विदाई दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे हैं,
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं, हर क्षेत्र के व्यक्ति पहुंचे हैं रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए वर्ली शमशान भूमि पर। ये सीधी तस्वीर है मुंबई से। जिस तरह से सादगीपूर्ण जीवन रहा वैसे ही बेहद सादगीपूर्ण अंतिम यात्रा भी रही। सामान्य तरीके से तिरंगे में लिपटा हुआ शव जब वर्ली शमशान भूमि के लिए चला तो मुंबई समेत पूरे देश की नज़रें टिकी हुई थी कि किस तरीके से देश अपने इस रत्न को अंतिम विदाई देगा। ये सीधी तस्वीरें वर्ली शमशान भूमि से, जहां पर देश के रत्न, देश के लाल, महान उद्योगपति और साथ ही साथ महान व्यक्तित्व के धनी, आजीवन सरलता और सहजता से पूरे अपने जीवन को राष्ट्र निर्माण और व्यावसायिक उन्नयन में समर्पित कर देने वाले महान व्यक्ति के रूप में रतन टाटा। जब रतन टाटा के निधन की खबर आई तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, सभी लोगों ने अपनी भावांजलि दी और देख रहे हैं कि इस समय परिजन, देश के अनेक गणमान्य व्यक्ति, सिने जगत से संबद्ध लोग, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए अनेक व्यक्ति सब पहुंचे हुए हैं अंतिम विदाई देने के लिए रतन टाटा जी को। हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास मेहमान एस.के. जिंदल साहब हैं। एस.के. जिंदल साहब खुद उद्योग जगत से ताल्लुकात रखते हैं, उद्योगपति हैं एस.के. जिंदल साहब। एस.के. जिंदल साहब, देख रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से लोगों का भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने का, लोग तेज़ी से इन पहुंच के एक अंतिम दर्शन करने के साथ साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। एक सफल सहज जिंदगी जीने के बाद एक बहुत बड़ी नैतिक मूल्यों की, आर्थिक मूल्यों की, सामाजिक मूल्यों की, व्यक्तिगत मूल्यों की एक बड़ी विरासत छोड़ गए रतन टाटा जी। किस तरीके से देखें, किस तरीके से युवा एकदम पहुंचे हुए हैं, युवा बेहद प्रेरित भी हमेशा होते रहे हैं, युवाओं में काफ़ी ऊर्जा का संचार करने का भी काम अपने व्यक्तित्व से रतन टाटा जी करते थे। तो जो दृश्य देख रहे हैं और जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व कृतित्व रहा, किस तरीके से खासकर युवा पीढ़ी उनसे प्रेरित रही है, किस तरीके से युवा पीढ़ी उनको अपनी श्रद्धांजलि दे सकती है उनके कार्यों और मूल्यों के तहत। नमस्कार। पहले तो मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि रतन जी के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि ये उनके नाम में भी रत्न और उनके काम में भी वो रत्न से कम नहीं थे। और मैं तो चाहता हूँ कि देश अगर उनको भारत रत्न के लिए बहुत उपयुक्त थे, वो सूनर और लेटर मिल जाना चाहिए था जी। तो इस तरह के लोग दरअसल नहीं हैं। मैं खुद 70 वर्ष का होने को आया, लेकिन ऐसे लोग मैं ज़्यादा देख नहीं पाता। जो इनके आसपास भी हों, एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा के स्रोत बनते हैं अपनी सादगी से, अपनी वैल्यू से, अपनी आदतों से, अपने कार्यों से युवा पीढ़ी के लिए। युवा पीढ़ी आज भी अगर उनको फॉलो करना शुरू कर दे तो उनका जीवन सफल होने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। उनको एक रास्ता मिल जा रहा है कि वो रास्ता, सही रास्ता कैसे उसके ऊपर जाया जा सकता है। जी, हमारे साथ प्रसिद्ध लेखक ए.के. गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक कंप्लीट बायोग्राफी रतन टाटा जी की लिखी है। ए.के. गांधी जी बहुत सारे संस्मरण, बहुत सारे अनछुए पहलू, बहुत सारे ऐसे कथानक जिनसे आप खुद रूबरू हैं। किस तरीके से देखते हैं एक ऐसा व्यक्तित्व जो सरलता, सहजता के साथ साथ उन मूल्यों को भी लेकर चला, जहाँ पर केवल मुनाफा कमाना ही नहीं, जहाँ पर केवल लाभ कमाना ही नहीं, कर्मचारियों के लिए एक गरिमापूर्ण कार्यशैली और कार्य व्यवहार और कार्यस्थल पर ऐसे गरिमापूर्ण संस्कार देने की भी उन्होंने शुरुआत की, जो कहीं ना कहीं व्यावसायिक जगत में विरला होता था। किन शब्दों में, किन रूपों में आप याद करेंगे और कुछ अनछुए ऐसे पहलू भी बताएं जो रतन जी के व्यक्तित्व से दुनिया रूबरू ना हो। सबसे पहले तो मैं इस महान व्यक्तित्व को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, क्योंकि
आज भारत ने एक अपना रत्न खो दिया। तो एक रत्न है जो ऐसा रत्न जिसको खोना भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और जहां तक अब देखिए रतन टाटा जी को हम कई सारे पहलुओं में अलग अलग देख सकते हैं, मतलब एक ही व्यक्तित्व में कई सारे व्यक्तित्व हुए। उसमें एक व्यक्ति है निजी रूप से, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक बिजनेसमैन है। तो हम ये सब देख सकते हैं और उससे हमें आइडिया लग सकता है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। यदि हम इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में देखते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने जो नए विचारों का सूत्रपात किया, जब जे.आई. टाटा ने उन्हें ये उत्तरदायित्व दिया उनकी कंपनियों का, तो उन्होंने बहुत सारे नए प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि उनके सामने बहुत सारी अड़चनें थी, जो सिस्टम था वो उनको रास नहीं आ रहा था। वो सिस्टम को उन्होंने पूरा बदला और उसके बदले में उनका काफी सारा विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना काम बखूबी किया और अपने को स्थापित किया। ऐसे व्यक्ति के रूप में अब उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने बहुत कम इंटरव्यू दिए हैं जीवन में और इसलिए उनके जो निजी संस्मरण हैं बहुत कम जाने जाते हैं। तो उन्होंने एक बार ये कहा कि आई एम प्राउड टू बी इन इंडिया, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तो ये जो हमारे युवा लोग हैं, इनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं भारत में रहकर मुझे गर्व महसूस होता है, मैं भारतीय होकर गर्व महसूस करता हूँ। जबकि देखिए वो शुरू में जब वो आर्किटेक्ट का कोर्स कर चुके थे, तो उसके बाद में उनका विचार था कि अमेरिका में ही सेटअप हो जाए, लेकिन उनकी दादी के कहने पर वो भारत वापस आए और यहाँ पर एक के बाद एक लक्ष्य हासिल करके गए। निश्चित तौर से अगर देखें तो उनका जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व रहा, या फिर जिस तरीके से उन्होंने सरलता और सादगी के अलावा जो उन्होंने नई कार्यशैली लोगों के सामने रखी, वो कार्यशैली जिसमें आपको अपने कार्य से प्रेम हो। खुद उन्होंने कहा कि पिता की कहने की वजह से मैंने इंजीनियरिंग की, लेकिन फिर मैंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। फिर उसके बाद एक सामान्य कर्मचारी के तौर से उस कंपनी में जिसके वो मालिकाना हक रखते थे, उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। एक सामान्य कर्मचारी की जगह वो शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर तो थे ही। किस तरीके से एक छोटी छोटी जो संवेदनाएं हैं, मानवीय संवेदनाओं, उसका भी उन्होंने ख्याल रखा। कोरोना के समय में अपने ही कर्मचारी के घर पर सामने जाकर बेल दबा देना, जब वो देखे कि टाटा सन्स के सर्वेसर्वा घर पे सामने खड़े हैं। ये किस तरीके के ऐसे तथ्य हैं जो वर्तमान व्यवसाय जगत से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ आम आदमी को भी प्रेरित करते हैं? जी, उनकी प्रेरणा का स्तर मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि मैं ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज को जानता हूँ जिन्होंने उनसे इंटरेक्शन के बाद में उन्होंने अपनी इंडस्ट्री स्थापित। मतलब सीधा सा है कि जो रतन टाटा थे वो केवल ये नहीं चाहते थे कि टाटा ग्रुप में और कंपनियां खुले, वो चाहते थे कि पूरा देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। और इसलिए अब मेरा जो गृहनगर है मेरठ में भी इस तरह की इंडस्ट्री खुली, वहां पे उनसे प्रेरणा पा। तो वो जो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रोत्थान का जो एक मूल्य है, वो उनकी नजर में हमेशा से था और लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। मतलब आज से करीब 24 साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, बहुत कम इंटरव्यू दिया उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि जो हमारा भारत है वो विकसित होकर उभरे। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, आई वांट टू सी इंडिया गो प्लेसेस। तो वो उसका यही मतलब था कि वो भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहते थे। वो कह रहे थे कि ठीक है, इसमें समय लग सकता है और हमारे पास जो कमी है वो दो तरह की कमी थी जो उनके विचार में। एक थी रिसर्च की भारत में, और दूसरा था हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो हमारे मानव संसाधन। तो मानव संसाधन के विकास के लिए भी उन्होंने कई सारी योजना की, अपनी CSR में उसको स्थान दिया, जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपनी समाज सेवा करते हैं वो। और इसके साथ साथ उन्होंने रिसर्च में भी, आप जानते हैं, रिसर्च में बहुत सारा स्थान दिया उन्होंने, और उसके लिए काफी फंड्स उन्होंने रिलीज किए, अलग अलग संस्थाओं के लिए किए, जिसमें मतलब विदेशी संस्थाएं तो है ही हैं, भारत की भी संस्थाएं हैं और सरकारी संस्थाएं भी। जी। तो इस तरह से उनका जो एक व्यक्तित्व है इस प्रकार से उभर के आता है कि सभी लोग उनको देखकर जो उनसे जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उनसे जो प्रेरणा प्राप्त करते हैं, वो बहुत ही मन को झिंझोड़ देता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप उनकी
जो चेहरा था ना उसमें एक बहुत ही सौम्य मुस्कुराहट हमेशा रहती, लेकिन उनकी आंखों में आप अगर देखोगे तो वो बिल्कुल धीर गंभीर ऐसी दिखती थी। और यदि आपको उन आंखों ने देख लिया तो आपको खुद लगेगा कि जैसे वो आपकी आत्मा को खंगाल रही है, आपके अंतरात्मा को खंगाल रही है, ढूंढ रही है, आपका जो असली व्यक्तित्व है, जो आपकी असली पहचान है, उसको खोजने का प्रयत्न करती है। जी, एक आदि साहब आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ एसके जिंदल साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। एसके जिंदल साहब, सबके अपने अपने उद्गार हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं। उद्योग जगत ने क्या सीखा टाटा से? क्योंकि टाटा की जो लिगेसी है अगर देखें, वो लिगेसी कहीं ना कहीं भारत के निर्माण के साथ साथ टाटा का जैसे जैसे आगे स्वातंत्रोत्तर काल में 1947 के बाद अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं, हम तस्वीरें आपको दिखा दें, वो क्षण आ गया है जब पंचतत्व में विलीन होंगे रतन टाटा जी। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अनेक गणमान्य लोग वर्ली शमशान भूमि पहुंचे थे और अब क्रेमेटोरियम में अंदर ले जाया गया है रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को, और जहां उनकी अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में युवा, नौजवान, मुंबई वासी, देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए अनेक गणमान्य व्यक्ति इस समय वर्ली शमशान भूमि पर हैं और वहां पर भावभीनी अश्रुपूरित विदाई दी जा रही है भारत के इस लाल, देश के इस रत्न रतन टाटा को। और लोगों के अलग अलग उद्गार हैं, अलग अलग भाव हैं और एक सफलतम जीवन के साथ साथ सहज जीवन और एक बेमिसाल उदाहरण छोड़कर गए हैं रतन टाटा अपने साथ व्यक्तित्व के रूप में। ऐसे शख्सियत कभी जाते नहीं है, शारीरिक रूप से उनका भले ही पार्थिव शरीर चला जाए, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में भले ही वो चले जाएं, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में हमेशा अमर रहते हैं, जिंदा रहते हैं। ये तस्वीरें सीधे वर्ली शमशान भूमि से, जहां अश्रुपूरित विदाई दी जा रही है रतन टाटा जी को। एसके जिंदल साहब, आखिरी सलाम रतन टाटा जी को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है। श्रद्धा में सिर झुके हैं, संगीन नीची है, आंखों में आंसू हैं, गले रूधे हुए हैं, कोने कोने से लोग पहुंचे हैं अंतिम विदाई देने के लिए रतन टाटा।
पूरे सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है रतन टाटा जी को। वर्ली स्थित शमशान भूमि में देश के कोने कोने से, मुंबई के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हैं अश्रुपूरित विदाई देने के लिए। सीधी तस्वीरें जहां पर गगनभेदी नारे लग रहे हैं, अश्रुपूरित विदाई दी जा रही है, गले रूधे हुए हैं, आंखों में आंसू है और अलग अलग उद्गार हैं, लोगों के अलग अलग मनोभाव हैं। पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं देश के मशहूर उद्योगपति, भारत के बेहद सफल उद्योगपति और साथ ही साथ उद्योग में संवेदना और मानवता को स्थापित करने वाले महान व्यक्तित्व के रूप में जिन्हें देश और दुनिया हमेशा याद रखेगी। इसके जिंदल साहब, ये तस्वीरें सब कुछ बयां करती है किस तरीके से लोग चल चल कर पहुँचे हैं। युवाओं में ख़ास तरीके से अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने की होड़ लगी हुई है। बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 1991 में जब देश उदारीकरण की तरफ बढ़ रहा था, तब उन्होंने टाटा की कमान संभाली। देश उदारीकरण की तरफ था, बाज़ार खुल रहा था, बहुत सारी स्थिति हो सकती थी कि व्यावसायिक मोनोपोली भी टाटा उस समय कर सकती थी, लेकिन एक नीति और नैतिकता का जो स्थापना उन्होंने की, वो खास करके व्यवसाय जगत को, अर्थ जगत को हमेशा याद रखना होगा कि कैसे अपने विकास के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी योगदान सुनिश्चित किया जाए। फिर भी आपने उनके बारे में कुछ ऐसा ना सुना होगा कि जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल उठ सके। हमेशा उनकी नीतियाँ लोगों के लिए रही, लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए रही और लोगों के लिए उन्होंने इतना काम किया कि ये वजह है कि आज अगर आप मुझे पूछें कि कोई दूसरा इनके मुकाबले में कोई नाम दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता। सिर्फ इसलिए कि वो लोगों के थे, लोगों से जुड़े हुए थे इस सेंस में कि वो लोगों के लिए काम करते थे। कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं। और मैं तो कहता हूँ जीना इसी का नाम है कि इस तरह से जीना चाहिए। और ये आज जो हमारा यूथ यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जो वो सोच रहे हैं, वो उनको यही प्रेरणा यहाँ से मिलती है कि जीने के तरीके क्या बहुत तरीके हो सकते हैं, उनमें से ये तरीका सबसे उत्तम है, इस तरह से जिया जाए। इन्होंने कभी काम में कमी नहीं छोड़ी, बहुत काम किया। लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, इन्होंने रिस्क भी बहुत लिया और उस रिस्क के बहुत अच्छे नतीजे भी इनको मिले अपने व्यवसाय में। सारी चीज़ों में देखो, इन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ भी किया, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी किया। इन्होंने जो व्यापार इनसे ठीक नहीं चले उनसे बाहर भी निकले और जो व्यापार ये लेना चाहते थे उनको अंदर भी, उनके अंदर घुसे भी और कोर बिजनेस नहीं छोड़ा इन्होंने अपना। जैसे स्टील है, मोटर्स है, केमिकल्स हैं, पावर है, वो कोर बिजनेस था, वो नहीं छोड़ा। तो ये सारी नीतियाँ बहुत ही सुदृढ़ नीतियाँ हैं। वो कहते थे, उनका ये कहना था, मैंने कहीं पढ़ा था कि मैं काम लेते वक्त मैं समय नहीं लगाता फैसला लेने में लेकिन मैं बाद में अगर उनमें कोई गलती होती है तो मैं उनको सुधार लेता हूँ। कोई गलती अगर उस फैसले में कुछ कमी रह जाए तो मैं उसको बाद में सुधार लेता हूँ। तो मैं फैसले लेने में देर नहीं लगाता। तो ये उनकी काम करने के तरीके थे।
देश नैनो किस लिए थी? लोगों के लिए थी, लोगों को एक अनुभव कराना था। और कहीं ना कहीं ये भी था कि जो हसरत भरी निगाहों से जो लोग कार को देखा करते थे वो भी बिल्कुल कार पर बैठे। वो जो मानवीय संवेदना है, वो जो हसरत भरी नजरें थी, उसको पढ़ पाना केवल रतन टाटा के ही बस का बात था। और वो सपना पूरा कर दिया तो फिर वो लोगों का सपना और आगे चला गया जी कि अब मैं गाड़ी बदल भी सकता हूँ अगर मैंने गाड़ी एक बार इस्तेमाल कर लिया। नहीं तो वो सोचते थे कि हम टू व्हीलर के ही लोग रह गए। जी लिमिट हो गई वहाँ। जी एक चीज़ और मैं कहूँगा कि उन चीज़ों पर थोड़ा कम लोग ध्यान दे रहे हैं। टाटा की जो विरासत है वो देश के निर्माण में उसका अक्षुण्य योगदान तो है ही। व्यवसाय एक अलग क्षेत्र है, शोध, रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स रिसर्च, जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु का कहा जा सकता है, वो इसके पहले साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट थे जो